नमस्कार दोस्त, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा साथी में। दोस्त, आज हम लोग टेक्नीशियन ग्रेड 3 का 28 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्त, मेरा वीडियो लेट आता है, उसके पीछे रीज़न ये है कि मैं सोचता हूँ कि मेरे पास अधिकतर प्रश्न सही आ सके ताकि मैं आप लोगों के पास एकदम सही क्वेश्चन पहुँचा सकूँ। दोस्त, आज हमको क्वेश्चन उतना नहीं मिल पाया है, मुश्किल से 25-30 क्वेश्चन मिल पाए हैं। चलिए हम लोग देखते हैं पहले क्वेश्चन को। जिन दोस्त का एग्जाम है वो दोस्त इस वीडियो को देख कर जाएं, पीछे जितने हम वीडियो बनाए हुए हैं उन सबको देख कर जाएं, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं मेरे दोस्त, या फिर उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए आप वीडियो को देख कर ही जाइएगा। और जिन दोस्त का एग्जाम हो चुका है वो दोस्त अपना मिला लें कि उनका कितना आंसर सही हो रहा है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आया था कि भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने 21 से 31 जुलाई 2024 के बीच किस योजना की शुरुआत की? तो इसका आंसर होगा परियोजना। दोस्त, परियोजना को दिल्ली में 21 से 31 जुलाई 2024 को लॉन्च किया गया था, जिस संस्कृति मंत्रालय ने लॉन्च किया। दोस्त, अगर यह पूछ चुका है कि 21 से 31 जुलाई तक कौन परियोजना चलाया गया, तो परियोजना, तो आने वाले शिफ्ट में क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि परियोजना कहाँ लॉन्च किया गया, तो आपका आंसर होगा दिल्ली। किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? तो संस्कृति मंत्रालय ने। क्योंकि देखिएगा दोस्त, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ये आज के सेकंड शिफ्ट में देखने को मिलेगा, या थर्ड शिफ्ट में देखने को मिलेगा, या 29 तारीख के किसी भी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जब मैं इसका सोल्यूशन कराऊंगा तो आपको बताऊंगा कि देखिए मैं इस वीडियो में आपको बताया था, क्योंकि क्वेश्चन रिलेट करके पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आया था कि प्रकाश की चाल किस में अधिक होती है? तो दोस्त, प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा निर्वात में होती है, उसके बाद गैस में, उसके बाद द्रव में, और सबसे कम होती है ठोस में। तो प्रकाश की चाल सबसे कम ठोस में होती है, उससे अधिक द्रव में होती है, उससे अधिक गैस में होती है, और सबसे अधिक होती है निर्वात में। अगला क्वेश्चन, इससे पहले हम लोग थोड़ा जान लें कि जब प्रकाश की चाल पूछ चुका है तो ध्वनि की चाल के बारे में हम लोग जान लें। तो दोस्त, ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा ठोस में होती है, उसके बाद द्रव में होती है, उसके बाद गैस में होती है। अगर पूछेगा निर्वात में ध्वनि की चाल कितना होता है, तो दोस्त निर्वात में ध्वनि की चाल 0 होता है। निर्वात में ध्वनि गमन ही नहीं कर सकती। ठीक है, तो याद रखिएगा, ठोस में सर्वाधिक ध्वनि चाल होती है, द्रव में उससे कम, और गैस में उससे कम, और निर्वात में होती नहीं है। अच्छा, 331 मीटर पर सेकंड ये ध्वनि की चाल होती है गैसों में। ठीक है, और अगर प्रकाश की चाल में बात करूं तो प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया था, कौन सा सबसे अधिक संक्रमणकारी रोग है? दोस्त, एक संक्रमणकारी रोग से क्वेश्चन पूछा था और आपके ऑप्शन में हेपेटाइटिस बी था। हेपेटाइटिस बी एक संक्रमणकारी रोग है, इसलिए आपका राइट आंसर होगा हेपेटाइटिस बी। जिन बच्चों ने हेपेटाइटिस बी आंसर लगाया है उनका 100% आंसर सही है। अगला क्वेश्चन आया था मेरे दोस्त कि आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? देखिए दोस्त, आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? मैं आपको बात बता दूं, पर तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तारे धुंधले क्यों दिखाई देते हैं, और आपसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सूर्य डूबने और उगने से पहले लाल क्यों दिखाई देता है। ये क्वेश्चन पूछ चुका है मेरे भाई। मतलब तारे क्यों टिमटिमाते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तारे कभी कभी धुंधला क्यों दिखाई देते हैं? वायुमंडल जो हमारा क्षोभ मंडल है उसमें घनत्व अधिक होने के कारण। सूर्य जो है डूबने और उगने से पहले लाल क्यों दिखाई देता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ चुका है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो इसका आंसर होगा वायुमंडलीय प्रकाश के प्रकीर्णन। तो जब प्रकाश का प्रकीर्णन, जब सूर्य से प्रकाश आता है, ठीक है, तो जिन प्रकाश का भेदन क्षमता अधिक होता है वो भेद करके धरती तक पहुंचता है, और जिन प्रकाश का भेदन क्षमता अधिक नहीं होता है वो बीच में ही प्रकीर्णित हो जाते हैं। इसलिए नीले जो रंग का प्रकीर्णन बीच में ही होता है, इसका आंसर हमें आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक है दोस्त, चलिए अब आगे की ओर देखते हैं। एक याद रखिएगा
कि जो इंद्रधनुष बनता है उसके बनने का कारण क्या है। इन ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को आप पढ़ कर जाइए। प्रिज्म के बारे में पढ़ के जाइए, क्योंकि यहाँ अपवर्तन परिवर्तन होता है ना प्रिज्म में, तो प्रिज्म में होता है अपवर्तन, तो इन सब चीज़ों को पढ़ के आप जरूर जाइएगा, इससे क्वेश्चन बन रहे हैं। चलिए, और मैटर मेरे दोस्त, इस टेक्नीशियन के एग्जामिनर को मैटर से प्यार हो गया है। मैटर मतलब पदार्थ, उल्टा फुल्टा नहीं सोचने का, ठीक है। मतलब मैटर अर्थात पदार्थ से क्वेश्चन पूछ रहा, निलंबन हो से हो गया, ये क्या बोलते हैं उसको, कोलाइडल, ये सबसे बड़ी क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। देखिए, प्रकाश का प्रकीर्णन, आपका राइट आंसर इसका आंसर होगा आकाश का रंग नीला दिखाई देता है किस कारण से, तो प्रकाश का प्रकीर्णन से, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया हुआ था, देखिए टिंडल प्रभाव। हालांकि क्वेश्चन टिंडल प्रभाव क्या है नहीं पूछा था, लेकिन टिंडल से संबंधित कुछ क्वेश्चन था, ठीक है, जो बच्चे द्वारा हमें कंफर्म नहीं बताया गया है, तो मैं आपको टिंडल प्रभाव के बारे में यहां समझा दे रहा हूं, ठीक है। देखिए दोस्त, टिंडल प्रभाव प्रकाश की किरण के बिखरने घटना है। यह तब होता है जब प्रकाश की किरण किसी कोलाइडल घोल या महीन निलंबन से होकर गुजरती है। देखिए, अगर मान लीजिए कि अगर आप ये बीकर है, इसे पानी लिए हैं, इसमें ये यहाँ पे निलंबन छोटे छोटे कण यहाँ तैर रहे हैं। जब यहाँ से हम लोग लाइट मानेंगे ना, लाइट, ठीक है, तो यहाँ पे टिंडल प्रभाव दिखाता है। तो टिंडल प्रभाव किस में होता है, निलंबन में होता है, ठीक है। इस दौरान प्रकाश की किरण कोलाइडल कणों के पर केंद्रित होती है और बिखर जाती है। इससे प्रकाश का पथ दिखाई देने लगता है। टिंडल प्रभाव आयरिश भौतिक वैज्ञानी जॉन टिंडल के नाम पर रखा गया, अर्थात टिंडल प्रभाव खोज किसने किया था, आयरिश वैज्ञानिक जॉन टिंडल ने। और टिंडल प्रभाव कहाँ किस में होता है, तो निलंबन के कणों द्वारा प्रकाश को इधर उधर बिखेरने में टिंडल प्रभाव उत्पन्न होता है। और किस घोल में होता है, कोलाइडल घोल में। तो अगर कुछ कहेगा कि कोलाइडल घोल में जब प्रकाश की किरणें विसरित होती है, बिखरती है, उसे क्या कहते हैं, तो टिंडल प्रभाव। ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया होगा, लेकिन टिंडल प्रभाव से ही क्वेश्चन था, इसलिए मैं क्वेश्चन लिख दिया कि टिंडल प्रभाव क्या है। आप देख लीजिएगा जिन दोस्तों का एग्जाम होगा उसमें क्या क्वेश्चन और ऑप्शन थे। अगला क्वेश्चन था, रासायनिक उद्योगों में, जो रासायनिक उद्योग होते हैं उसमें विरंजक चूर्ण क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड CaOCl2, ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इसे कहते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल किस रूप में करते हैं। देखो दोस्त, विरंजक, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था कि विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल किस में करते हैं, तो विरंजक चूर्ण को का इस्तेमाल हम लोग करते हैं रंगाई में, किसी पोताई रंगाई में। उसके बाद विरंजक चूर्ण का निर्माण करते हैं हम लोग कीटनाशक में, कि क्या करते हैं, कीटनाशक में। और एक सबसे फैक्ट इसका याद रखना है, विरंजक चूर्ण एक ऑक्सीकारक है। क्या है, ऑक्सीकारक है, ठीक है, विरंजक चूर्ण एक ऑक्सीकारक है। तो देखिए दोस्त, अगर आपसे पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि रासायनिक उद्योगों में विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो कीटनाशक के रूप में या तो हो सकता है कीटनाशक के रूप में, या विरंजक के रूप में। विरंजक का मतलब रंगाई के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके यहां में आया था कि सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर यानी CREA के अनुसार फरवरी 2024 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो आपका आंसर होगा मेघालय। मतलब देखिए क्या लिखा है, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर। एनर्जी और क्लीन एयर में, स्वच्छ हवा में, एनर्जी और स्वच्छ हवा के संदर्भ में जो इसका जो भी क्या बोलते हैं उसको, कोई भी रिसर्च सेंटर इस पर रिसर्च करता है, उसके अनुसार फरवरी 2024 में सबसे प्रदूषित शहर है मेघालय। मेघालय राज्य के बर्निहाट शहर सबसे प्रदूषित है। देखिए, ये फरवरी 2024 का है, आप दोस्त कंफर्म कीजिएगा। अगर अक्टूबर 2024 का पूछा होगा तब तो दिल्ली हो जाएगा। अगर पूछा होगा कि CREA के अनुसार सबसे प्रदूषित शहर कौन है, तब तो CREA के अनुसार फरवरी में सबसे प्रदूषित शहर कौन, तब तो ये होगा बर्निहाट। लेकिन अगर अक्टूबर 2024 से पूछा होगा तब तो दिल्ली हो जाएगा। तो आप कंफर्म कर लीजिएगा,
अगर फरवरी 2024 पूछा होगा तब तो बर्निहाट मेघालय होगा, अगर अक्टूबर 2024 पूछा होगा तब इसका आंसर दिल्ली होगा। आप देख लीजिएगा आपके एग्जाम में क्वेश्चन में क्या था। चलिए अगला क्वेश्चन है, जूल किन दो राशियों का मात्रक है? अरे भैया जूल कार का और ऊर्जा का मात्रक, ये क्वेश्चन आया था, तब राइट आंसर होगा कार और ऊर्जा, सब कोई मार दिया होगा, इसमें जान ही नहीं है। अगला था, इलेक्ट्रॉन का कौन सा आवेश होता है? धनात्मक आवेश होता है, कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, नहीं। और देखिए अगर पूछेगा, यह माइनस में होता है इसे, अगर पूछेगा प्रोटॉन पर कितना होता है तो इतना ही होता है, खाली इसका प्लस लग जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में गुणसूत्रों के कितने युग्म पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन पूछा हुआ था 26 दिसंबर का सीट में क्वेश्चन था ये, ठीक है, 26 दिसंबर के शायद ये 3rd सीट में क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो मनुष्य में गुणसूत्र कितने युग्म पाए जाते हैं? तो 23 युग्म में, मतलब 46 को होता है। पूछता है कितने गुणसूत्र मिलते हैं तो 46, लेकिन कितने युग्म में तो 23 जोड़ा, युग्म जोड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 भारत का रैंक। देखिए दोस्त, किन्हीं कोई बच्चों का कहना है कि सतत विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? ये क्वेश्चन आया था, किसी बच्चों का कहना था। तो देखिए अगर सतत विकास सूचकांक पूछा होगा तब तो 109वां स्थान था भारत का, अगर भ्रष्टाचार सूचकांक पूछा होगा तब 93वां स्थान था, ठीक है। भ्रष्टाचार सूचकांक पूछा होगा 93वां स्थान था, और सतत विकास सूचकांक पूछेगा तो 109वां स्थान था। इससे पहले भ्रष्टाचार सूचकांक किसी शिफ्ट में पूछ चुका है मेरे दोस्त, हाँ ये अभी तक नहीं पूछा है, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब प्रेस में कितना है? प्रेस में 161 है, कितना है? 161। और भूखमरी में कितना है? हाल में 105 है, भूखमरी में 105 है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि भारत ने 2024 में पेरिस ओलंपिक के दौरान किस वर्ष के लिए अपनी अपेक्षा जाहिर की? माने पेरिस ओलंपिक के अंत में भारत जो है अपने देश में ओलंपिक कराने के लिए किस वर्ष के लिए इच्छा जाहिर की? तो 2036, अर्थात भारत जो है 2036 में ओलंपिक का मेजबानी कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि तरुण लोन बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? मेरे दोस्त, व्यापारियों के लिए पहले तरुण लोन 10 लाख था, अब इसे बढ़ाकर 20 लाख कर दिया है। अब पूछेगा तरुण लोन किन्हें दिया जाता है? तो व्यापारियों के लिए है, जिसे 10 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 20 लाख। पहले पूछेगा पहले कितना था? तो 10 लाख, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, परी प्रोजेक्ट कहाँ? देखिए तो ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आया था, जो ऊपर हम बताए ना क्वेश्चन, वैसे ही क्वेश्चन आया था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ये टाइप कर दिया गया है, परी प्रोजेक्ट कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। ये किसी बच्चे द्वारा बोल दिया गया तो हम लोग टाइप कर दिए, परी प्रोजेक्ट कहाँ था? नई दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, मुकुलन विधि द्वारा जनन कौन करता है? तो मुकुलन विधि द्वारा जनन करता है हाइड्रा और ईस्ट, और आपका ऑप्शन में हाइड्रा था, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रा हो जाएगा। दोस्त प्रजनन से क्वेश्चन पूछ रहा है, अलैंगिक जनन से क्वेश्चन पूछ ही रहा है मेरे दोस्त। आप एग्जाम में इसको पढ़ के ही जाइएगा, कहीं से पढ़िएगा, लेकिन पढ़ के जाइएगा, इसे छोड़िएगा मत, वरना फिर आपको 2-3 नंबर कहीं फंस जाएंगे। किस पत्ती द्वारा, कौन, यहाँ क्वेश्चन होगा, कौन पत्तियां द्वारा प्रजनन करता है? देखिए दोस्त, ब्रायोफाइलम और बिगोनिया ये दो ऐसे हैं पौधे हैं जो पत्तियों द्वारा प्रजनन करते हैं, और जो जड़, तना और पत्ती द्वारा प्रजनन करते हैं उसे कहते हैं कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन से गुलाब का फूल है, गुलाब का फूल देखो, तना काट लगा दीजिएगा तो गुलाब का फूल, दूसरा गुलाब फूल तैयार हो जाएगा ना। तो देखिए तना द्वारा प्रजनन कर रहा है, नहीं तो जो जड़ से, पत्ती से और तना से प्रजनन कर सकते हैं कायिक प्रवर्धन, जो पिछले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ चुका है, 3rd शिफ्ट में, 3rd शिफ्ट में, ठीक है। आज पूछा कि पत्ती द्वारा प्रजनन कौन करता है? ब्रायोफाइलम और बिगोनिया, तो आपका ऑप्शन में ब्रायोफाइलम था, तो इसका राइट आंसर होगा ब्रायोफाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, निम्न में कौन परजीवी पौधा है? ऐसा क्वेश्चन था कि निम्न में कौन परजीवी पौधा है, और आपका ऑप्शन में अमरबेल था। अमरबेल एनसीईआरटी में साफ साफ बड़े बड़े शब्दों में लिखा है कि अमरबेल एक परजीवी पौधा है, तो आप याद रखिएगा, आपका ऑप्शन में अमरबेल था, इसका राइट आंसर होगा अमरबेल। अगला क्वेश्चन आया था, गर्मियों में लोग अपनी छत पर या खुले में जल क्यों छिड़कते हैं? तो उसका आंसर था कि क्योंकि पानी वाष्पित, जब छिड़केंगे तो पानी वाष्पित होता है और ठंडक
ठंडक लाता है, ऐसा कुछ ऑप्शन था। ठीक है, वही आपका आंसर होगा कि जब हम पानी छिड़कते हैं तो पानी वाष्पित हो जाता है, माने पानी जो होता है वहां की जो गर्मी है उसे सोख करके और ऊपर वाष्पित हो जाता है और मुझे वहां ठंडक महसूस होने लगता है, अर्थात तो जो फर्श है वो ठंडा हो जाता है। ऑप्शन यही था, ऐसा ही ऑप्शन था, आपका वही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कोलाइड की विशेषता नहीं है? अब देखिए दोस्त, कोलाइड की विशेषता आ गया, एक होता है कोलाइडल, एक होता है निलंबन। ठीक है, तो कोलाइड की विशेषता नहीं है, तो उसमें एक ऑप्शन था क्रिस्टलीकरण, ये कोलाइड की विशेषता नहीं है। पूछेगा कि कोलाइडल के जो कण है वो कैसे अलग करते हैं, तो अपकेंद्रन विधि द्वारा हम लोग कोलाइडल के कण को अलग करते हैं, छानन विधि द्वारा कोलाइडल कण को अलग करते हैं। अब देखिए 20 तारीख के सेकेंड शीट में क्वेश्चन था कि कोलाइडल को, जो कोलाइडल का घोल है उसे हम किस विधि द्वारा अलग करेंगे? ऑप्शन सी पर था अपकेंद्रन विधि, ऑप्शन बी पर था निस्यंदन विधि, और बहुत लोग निस्यंदन मार के आए थे। ठीक है, उसका आंसर होगा अपकेंद्रन विधि। आज क्वेश्चन पूछ दिया है कि कोलाइडल कण की विशेषता नहीं है, तो उसका आंसर होगा क्रिस्टलीकरण। जो क्रिस्टलीकरण दोस्त आंसर मारे होंगे उनका ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? अब मेरी बात को ध्यान सुनिए, ये क्वेश्चन यहां कैसे आया? क्वेश्चन पूछा था 21 से 31 जुलाई 2024 में कौन सी योजना लॉन्च की गई? कुछ बच्चों का कहना था कि ये 2023 था, कुछ बच्चों का कहना था कि 2024 था। 2024 होगा तब तो होगा परियोजना, लेकिन अगर यहां 2023 होगा तो देखिए दोस्त 27 जुलाई इन्हीं दोनों के बीच में आता है। अगर 21 से 31 जुलाई 2024 पूछा होगा तब तो होगा परियोजना, और नई दिल्ली में हुआ था। अगर 21 से 31 जुलाई 2023 में कौन सी संस्कृति मंत्रालय द्वारा योजना लॉन्च की गई, तो ध्यान रखें दोस्त 2023 में 27 जुलाई को संस्कृति मंत्रालय द्वारा एक योजना लॉन्च किया जाता है, मेरा गांव मेरी धरोहर। अगर 2023 पूछा होगा तो मेरा गांव मेरी धरोहर आंसर होगा, और 2024 पूछा होगा तो परियोजना आंसर होगा। तो आप देख लीजिएगा आपके क्वेश्चन में क्या था, यही हमारा उद्देश्य था कि आपको मैं यहाँ क्लियर कर दूं। क्योंकि देखिए दोस्त, हम लोग तो एग्जाम देने जाते नहीं हैं, बच्चे हम बताते हैं, और बच्चे जो बताते हैं उसके आधार पर हम लोग पकड़ पाते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन हुआ होगा। और जो वो क्वेश्चन कंफर्म नहीं बता पाते हैं तो हम लोग उसे गूगल से सर्च मार के, या फिर हम लोग इतना पढ़े हुए हैं तो अपना अनुभव लगा के ये हम कह पाते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आया होगा। ठीक है, चलिए, तो अगर 2023 पूछा होगा तो मेरा गांव मेरी धरोहर होगा, कि ये भी संस्कृति मंत्रालय द्वारा ही लॉन्च किया गया। खैर कोई ना, जो बच्चे एग्जाम दिए हो तो उनको तो ये कंफर्म हो गया होगा कि कौन ऑप्शन होगा। जिन दोस्तों का एग्जाम है वो एक बात ध्यान रखेंगे, अगर पूछेगा मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना कौन लॉन्च किया, तो मेरे दोस्त संस्कृति मंत्रालय। कब लॉन्च किया? इस तारीख को। परियोजना कौन लॉन्च किया? संस्कृति मंत्रालय। कब लॉन्च किया? 2024 में। नहीं तो याद रखिएगा कहां लॉन्च किया गया? दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि एक नल टंकी को 7 घंटे और दूसरा 10 घंटे में भर देता है। मैं इस क्वेश्चन को बता दे रहा हूं, ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं समझा दे रहा हूं कि एक नल है, पहला नल जो 7 घंटे में भरता है, और दूसरा नल है जो 10 घंटे में भरता है, और तीसरा जो नल है उसे 14 घंटे में खाली करता है। ठीक है, यदि तीनों नल को एक साथ चालू किया जाए, अब तीनों नल को हम एक साथ चालू करेंगे तो देखिए पहले इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम 70 आएगा, यहाँ क्षमता 10, इसकी क्षमता 7 और इसकी क्षमता 5, 10 7 17 भरेगा और 5 खाली करेगा, इसका मतलब 1 घंटा में 12 भरेगा। कर चालू किया जाता है तीनों को एक साथ। अब तीनों को एक साथ चालू कर दिया गया, यानी 1 घंटे में 12 भरेगा। अब हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो कह रहा है कि 4.5 आवर के बाद बंद कर दिया जाता है। किसको बंद करते हैं नहीं बोल रहा है, किसको बंद करते हैं नहीं बोल रहा है, लेकिन हो सकता तीनों को बंद किया होगा। अगर 4.5 आवर के बाद तीनों को बंद किया होगा तो पूरा पानी टंकी में कितना भर पाएगा? बढ़ चुका 48 और 6 54 लीटर पानी भर गया होगा। ठीक है,
बाकी बचा टंकी नल नल बी कितना देर में भरेगा। अब दोस्त मेरे ये क्वेश्चन हो सकता है कि तीसरा नल खाली करने वाला हो, या फिर हो सकता है कि अब जो है जितना पानी टंकी में भर गया 54 लीटर उसे बी कितने देर में खाली कर देगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा हो। थोड़ा बहुत क्वेश्चन में एरर है, इस कारण से मैं इसको सही आंसर तक नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन इसका आंसर ऐसे ही बनेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन था ए बी सी डी के पास पैसों का अनुपात कितना है। ये ए का अनुपात है, ये बी का अनुपात है, ये सी का अनुपात है, डी का अनुपात है। तो कह रहा है सी के पास डी से इतना अधिक है। अब सी 6 है, ये सी, ये डी है, ये 9 है, सी है, और ये बी है तो 5 है, और ए है तो 7 है। कह रहा है कि सी के पास डी से इतना अधिक है, मतलब देखिए यह रेशियो में 3 अधिक आ रहा है और यहाँ पे 600 अधिक आ रहा है, यानी एक रेशियो वैल्यू कितना आ रहा है, 200 आ रहा है। तो क्या कह रहा है कि ए के पास डी से कितना अधिक है। तो देखिए ए ये है और डी ये है, यानी एक रेशियो अधिक आ रहा है ना, 6 से एक रेशियो अधिक आ रहा है ना, इसका आंसर आएगा 200। तो एक रेशियो मान कितना है 200, यानी 200 अधिक है। इसका आंसर राइट आंसर होगा आपका 200। जो दोस्त 200 मारे होंगे तो उसका राइट आंसर है, क्योंकि ए से डी पूछ रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि समकोण त्रिभुज का कर्ण 10 मीटर दिया है और उसका एक भुजा दिया है 6 मीटर। तो मान लीजिए कि समकोण त्रिभुज ये है, ये 10 है, एक भुजा 6 है, तो 10 6 8 हो जाएगा। तो करो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ये 4 से 6 चौका 24 मीटर स्क्वायर, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला एक क्वेश्चन आपके यहाँ में आया था 4 7 14 17 6 12 9 8 5, इसका माध्य क्या होगा। दोस्त सबको जोड़ देते हैं, 5 8 13 13 9 22 22 12 34 34 6 40 40 और 17 57 57 और 14 73 73 7 73 7 कितना होता है 80 और 4 84, कुल हो गया 84। क्या क्वेश्चन क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 3 9, ऑप्शन है 9 है, तो 84/9। अब कुछ इसमें डाटा मिस्टेक हो सकते हैं, तो माध्य जब पूछेगा तो सब संख्या को जोड़ देना है और बट्टा में संख्या के जितनी संख्या उसे भागा देना है, आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला आपके यहाँ में क्वेश्चन पूछा था कि साइन 50 बटा, ऐसे क्वेश्चन पूछा था आपके क्वेश्चन में, साइन 50 डिग्री बटा 1 प्लस कॉस 50 डिग्री प्लस 1 प्लस कॉस 50 डिग्री बटा में साइन 50 डिग्री। मेरे दोस्त देखिए आपको 50 का टेंशन नहीं लेना, इसको थीटा मान लीजिए, सीधे बात। मतलब अगर हम थीटा मान लेंगे तो ये आएगा साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा 1, एक सेकंड में दोस्त, साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, ऐसा हम करेंगे। तो अगर हम इसे देखिए, अगर हम एलसीएम लेंगे साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा नीचे हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब इसको ए स्क्वायर होगा तो 1 का स्क्वायर 1, माने 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा के होल स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, जिसको आगे हम जब सॉल्व करेंगे तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा बटा में साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये होगा। अब देखिए जब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलके 1 हो जाएगा, जब ये 1 हो जाएगा तो जब ये 1 होगा तो ये इसका हो जाएगा कि 2 प्लस 2 कॉस थीटा बटा में यहाँ तो नीचे साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा है ही। अब यहाँ से जब आप 2 कॉमन लीजिएगा तो 1 प्लस कॉस का कॉस कट जाएगा, तो बचेगा 2 बटा में साइन थीटा। तो इसका एग्जैक्ट इसका आंसर होगा 2 कॉसेक थीटा, क्योंकि 2 बटा साइन थीटा इसको ऊपर लीजिएगा तो यही बनेगा 2 कॉसेक थीटा, आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन आपके यहाँ में आया था कि
1 से लेकर 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 1 से लेकर 30 तक कितनी अभाज्य संख्या? इसका आंसर होगा 10, क्योंकि आप लिख लीजिएगा 1 से लेकर 30 तक, खुद देखिए आप, एक 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 23 होगा, 29 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 से लेकर 30 तक अभाज्य संख्या कितनी है? 10। कल के एग्जाम आपसे पूछ सकता है कि 1 से लेकर 30 तक के अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन शायद विषम संख्याओं से आया था कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो शुरू से विषम संख्या ले लीजिए, 1 3 5 7 लेकर के आप जोड़ लीजिएगा, तो पूरा जोड़ेगा तो आएगा 128। ठीक है, योग होगा 128। अगर आपसे पूछेगा कि इसका अथी क्या होगा, क्या बोलते हैं उसको, इसका औसत क्या होगा, तो बटा में 10 कर दीजिएगा, 12.8 आ जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्त, आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे और कोशिश करता हूं कि जिन दोस्तों का एग्जाम है वो स्मूथली एग्जाम दे पाएंगे। दोस्त, मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है और मेरी मेहनत तो आपको पसंद आ रही है, तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्त, मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में जितने भी रेलवे या एसएससी के जितने भी एग्जाम होंगे वो सबका एनालिसिस आपको कराए जाएंगे। बिहार के एग्जाम को भी, इसमें जितने पेपर होंगे उन सब का एनालिसिस इस चैनल पर कराया जाएगा। दोस्त, ये मेरा चैनल अभी नया 2024 में भी बना है। दोस्त, मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है मेरे दोस्त, तो मैं वादा करता हूं कि आने वाले समय में मैं आपको बेस्ट दूंगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।